यस बच्चों, टॉपिक मैंने आपसे कहा डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचरेशन क्या मतलब होता है बच्चों? डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन का अगर हम क्या करें, प्रोटीन में कुछ एक्सटर्नल कंडीशन में बदलाव लेकर आ जाएं, जैसे हम उसके पीएच को बदल दें। पीएच क्या होता है? ज्यादा एसिडिक बना दें या ज्यादा बेसिक बना दें। ठीक है, तो एसिडिक और बेसिक कुछ भी बना सकते हैं हम उसको, उसके स्ट्रक्चर में चेंज आ सकता है। या हम क्या कर सकते हैं बच्चों, टेम्परेचर में कोई बदलाव लेकर आ जाए। अगर हम प्रोटीन के पीएच में बदलाव लाते हैं या टेम्परेचर चेंज करते हैं तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। मगर प्रोटीन का कौन सा स्ट्रक्चर चेंज होता है? प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज होता है 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। 1 डिग्री में कोई चेंज नहीं आता। 1 डिग्री क्या था? 1 डिग्री था बच्चों सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड डिस्टर्ब नहीं होगी, सिर्फ वो चेन अनफोल्ड हो सकती हैं, वो कॉइल रेंडम हो सकता है, वो फाइबर ब्रेक हो सकते हैं, वो शीट टूट सकती है, वो स्फेयर अनफोल्ड हो सकता है। देयर कुड बी एनी चेंज बट द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड विल नॉट चेंज। वो सीक्वेंस नहीं बदलेगी बच्चों। तो इसको कहते हैं डीनेचरेशन। जैसे बच्चों, जब हम एग को उबालते हैं, अंडे को उबालते हैं, तो उसके अंदर सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर में बदलाव आता है। या जब हम क्या करते हैं, दही को जमाते हैं, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, उसमें भी सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर में चेंज आता है। दैट इज कॉल्ड एज डीनेचरेशन। तो लिखो बच्चों, डीनेचरेशन का क्या मतलब है? व्हेन प्रोटीन इन नेटिव फॉर्म, अपनी ओरिजिनल फॉर्म में, अभी ये प्रोटीन इन नेटिव फॉर्म is subjected to physical change, subjected to physical change। जैसे चलो फिजिकल चेंज, टेम्परेचर, और केमिकल चेंज, केमिकल चेंज कौन सा? पीएच। पीएच को बदल दो तो क्या होता है? इट्स सेकेंडरी टर्शियरी structure get destroyed। while primary remains intact। primary structure doesn't change। तो हमने पीएच चेंज किया या टेम्परेचर चेंज किया तो उसका सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर डिसरप्ट हो गया और उसने अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को लूज कर दिया। एंड लूजेस इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। इसको कहते हैं बच्चों डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। जैसे एग्जाम्पल बॉइलिंग ऑफ एग में होता है और कर्डलिंग ऑफ मिल्क में होता है। These two are the examples of denaturation of protein। लिख डालो बच्चों, प्रोटीन की लंबी चेन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री सारे स्ट्रक्चर होते हैं। अगर प्रोटीन की सिर्फ 2 डिग्री
3 डिग्री या फोर्थ डिग्री तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगी। अगर इनमें बदलाव आ जाता है जब हम पीएच बदलते हैं या टेम्परेचर चेंज करते हैं, मगर 1 डिग्री यानी जो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड है उसमें कोई चेंज नहीं आता, देन इट इज कॉल्ड एज डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। इसके बाद है बच्चों एंजाइम। एंजाइम वैसे सरफेस केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर है। एंजाइम का जस्ट 3-4 लाइन आपके एनसीईआरटी बुक में लिखी हुई है, मैं एक हल्का सा आइडिया दे देता हूं आपको। एंजाइम क्या है? एंजाइम बच्चों कैटलिस्ट होते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस चल रही हैं, डाइजेशन ऑफ फूड ले रहे हैं, चाहे सांस ले रहे हैं, या कितने सारे चीजें बॉडी के अंदर चल रही हैं। हर एक केमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करने के लिए एक पर्टिकुलर यस बच्चों, तो एंजाइम के बारे में बात कर रहे थे। एंजाइम क्या है? एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। तो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जो बायोकेमिकल रिएक्शंस चल रही हैं, हर रिएक्शंस को कैटलाइज करने के लिए एक पर्टिकुलर हमारा कैटलिस्ट होता है। तो लिखो बच्चों इसमें क्या है, ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट which catalyze biochemical reaction, which catalyze biochemical reactions। और ये जनरली ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, दे आर जनरली ग्लोबुलर प्रोटीन। कौन? एंजाइम। दे आर जनरली ग्लोबुलर प्रोटीन। एग्जाम्पल बच्चों ग्लोबुलर प्रोटीन, इन्वर्टेस, जाइमेस, ये सारे के सारे कैटलिस्ट हैं। यूरिएस, ये डिटेल बच्चों सरफेस केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ेंगे। जस्ट अभी इस चैप्टर के अंदर एंजाइम होते क्या है? एंजाइम है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, जो बॉडी के अंदर जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उनको ये कैटलाइज करते हैं। विटामिन फिलहाल हमारे सिलेबस में नहीं है बच्चों। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है न्यूक्लिक एसिड। वैसे बच्चों अपनी जानकारी के लिए विटामिन आप पढ़ सकते हो। विटामिन क्या होते हैं बच्चों? विटामिन एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो हमें डाइट में स्मॉल अमाउंट में लेने पड़ते हैं। मैं लिख नहीं रहा, वैसे ही बता रहा हूं क्योंकि सिलेबस में नहीं है ये। विटामिन क्या होते हैं? विटामिन ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो हमें डाइट में स्मॉल अमाउंट में लेने पड़ते हैं, और ये एक स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन होता है इनका बॉडी के अंदर। अगर हम चाहते हैं कि बॉडी के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी ऑप्टिमम ग्रोथ, उनकी मेंटेनेंस ठीक ठाक हो, तो विटामिन बॉडी के अंदर होने चाहिए। कहते हैं ना कई बार इस विटामिन की कमी थी तो यार दांत टूट रहे हैं, या ये बीमारी हो गई, स्किन पे रैशेस हो गए, डैश डैश कुछ भी हो सकता है बच्चों। विटामिन की कमी से कहीं ना कहीं बॉडी की एक्टिविटीज में चैलेंज आने लगता है। विटामिन 2 तरीके होते हैं। एक कैटेगरी क्लासिफिकेशन में, एक को कहते हैं फैट सॉल्युबल, एक को कहते हैं वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल सिर्फ 2 हैं बच्चों, विटामिन बी और सी। इसको हमें ना रेगुलरली डाइट में लेना पड़ता है क्योंकि ये एक्सक्रीट हो जाते हैं यूरिन से। बाकी जो है विटामिन ए, डी, ई, के, ये सारे फैट सॉल्युबल हैं। ये हमारे लिवर और एडिपोज टिश्यू में पाए जाते हैं।
तो किस विटामिन से क्या बीमारी होती है, इसकी टेबल बच्चों एनसीईआरटी में बनी हुई है ना, ये बायोलॉजी में बच्चे पढ़ते भी हैं, मगर ये अभी फिलहाल सिलेबस में नहीं है, मगर मैंने एक हल्का सा इंट्रोडक्शन बच्चों यहाँ पर शेयर किया है। तो लास्ट टॉपिक हमारे इस चैप्टर का है बच्चों न्यूक्लिक एसिड्स। NuClEIC न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड बच्चों डीएनए और आरएनए क्या स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से बनते हैं। ये जो बच्चों न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं ये हमारे बायोमोलिक्यूल्स हैं जिसमें कुछ न्यूक्लियोटाइड्स की चेन है। पहले मैं आपको यहां पर डेफिनेशन लिखवा देता हूं क्योंकि ये बीच में लिखेंगे तो गड़बड़ करेगी, फिर मैं समझाता हूं इस डेफिनेशन का मतलब। लिखो न्यूक्लिक एसिड। अभी समझ में नहीं आएगा डेफिनेशन, एक दो लाइन लिखनी है, पहले लिख दो बच्चों। दीज आर बायोमोलिक्यूल्स, these are biomolecules which are long chain polymers of nucleotides। अब क्या न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं बच्चों ये भी बताता हूं आपको मैं। which are long chain polymer of nucleotides which are joined कौन, न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स आपस में ज्वाइन होते हैं बाय फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। अब देखो किस तरीके से कैसे जुड़ते हैं, क्या होता है बच्चों इसमें, नोट कर दो इसको। एक मिनट बच्चों। यस बच्चों, बेसिक बताना था मुझे, थोड़ा सा अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो गया मेरा। यस बच्चों, हो गया सेट। ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये बेसिकली तीन चीज से मिलकर बने हुए हैं। एक होता है बच्चों बेस, नाइट्रोजीनियस बेस होता है। एक होता है बच्चों फॉस्फेट ग्रुप, और एक होती है बच्चों शुगर। पहले इनका अरेंजमेंट बताता हूं मैं आपको क्या होता है। ये शुगर है, कौन सी शुगर, पेंटोस शुगर होती है बेसिकली। पहले जनरल अरेंजमेंट बता रहा हूं। ये शुगर, और ये शुगर इससे बेस कनेक्ट होता है, और ये होता है बच्चों फॉस्फेट ग्रुप। ये पूरा का पूरा जो कॉम्बिनेशन मैंने बनाया, ये कॉम्बिनेशन हमारा न्यूक्लियोटाइड है जिसमें शुगर है, बेस है और फॉस्फेट ग्रुप है। फिर दोबारा बच्चों इससे एक और कनेक्ट कर रहा हूं मैं, अभी कलर अलग दे देता हूं जिससे पता चले सेकेंड यूनिट है शुगर। शुगर से कनेक्ट होता है बेस और फॉस्फेट ग्रुप।
इस तरीके से ये बहुत सारे ग्रुप जुड़े हुए होते हैं। ये जो मैंने एक व्हाइट बनाया, एक येलो कलर का बनाया, ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन ये कहलाता है न्यूक्लियोटाइड। इनके स्ट्रक्चर को ओपन करूंगा बच्चों में। व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? शुगर विच इज कनेक्टेड टू बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। ऐसे ये येलो वाला भी क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड है। अगर हम इस बेस और शुगर को लें सिर्फ, तो ये कॉम्बिनेशन कहलाता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड, शुगर और बेस का कलेक्शन न्यूक्लियोसाइड, शुगर बेस फॉस्फेट, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड। शुगर जो फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ी होती है, शुगर का पांचवा कार्बन है। अभी बच्चों ये मैं स्ट्रक्चर से ही बताऊंगा पांचवा कैसे। पांचवा कार्बन शुगर का फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है, जबकि पहला कार्बन जुड़ा होता है बेस से, है ना। यानी शुगर का पहला कार्बन जुड़ा होता है बेस से और पांचवा कार्बन जुड़ा होता है फॉस्फेट ग्रुप से। मगर ये शुगर जो फॉस्फेट से कनेक्ट होता है, ये इसका तीसरा कार्बन होता है। यानी कि 315 नंबर याद रख लो। 3 5 3 5 3 5 ये कनेक्शन है। तीसरा कार्बन पांचवा कार्बन, तीसरा कार्बन पांचवा कार्बन, किसका? शुगर का। फॉस्फेट तीसरे से और दूसरी तरफ पांचवें कार्बन से, और इसके फर्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ होता है बेस। ये जो बेस है बच्चों, ये डीएनए और आरएनए में अलग अलग होते हैं। तो ये बस आपका 10 मिनट का बचा है, जो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे और इसका क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करेंगे। तो आप न्यूक्लिक एसिड का सिर्फ इतना पार्ट स्टडी करके रखना। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना वो क्या बना कि न्यूक्लिक एसिड के कौन से पार्ट्स हैं? वेरियस पार्ट, तीन, शुगर, बेस, फॉस्फेट ग्रुप। कौन सी लिंकेज से जुड़ रहे हैं आपस में? फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से। देखो फॉस्फेट ग्रुप जो शुगर से जुड़ रहा है, इस लिंकेज का नाम फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज है। और ये जो यूनिट है, बेस, शुगर और फॉस्फेट, ये तीनों मिलाकर कहलाते हैं न्यूक्लियोटाइड। और जबकि बेस और शुगर सिर्फ ये कॉम्बिनेशन दो का, ये कहलाते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो नेक्स्ट क्लास में कैसे लंबी चेन बनती है, इसके एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है और डीएनए आरएनए में क्या फर्क है, वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करके क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करेंगे। तो ये चैप्टर हमारा समझो ओवर हो गया। ठीक है बच्चों, फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके सर। यस बच्चों, हो गया नोट? ओके बेटा, यस। ठीक।